हो गया? चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके थे? सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है इसके बारे में पूरे जानने से पहले सबसे पहले बात किए थे किसका? बेसिक ग्रोथ का। किसके बारे में बात किए थे? बेसिक ग्रोथ। बेसिक ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? पहला तो होता है क्या? ग्रोथ, और दूसरा होता है क्या? सेल डिवीजन। कोई भी कोशिका है पहले तो अपना साइटोप्लाज्म में वृद्धि करेगा, ठीक है ना, अपना जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, जितना भी फिर तुम्हारा क्या है ऑर्गन्स है उनका क्या करेगा? डुप्लीकेशन करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। उसके बाद जाकर क्या करता है? लास्ट में वो सेल डिवीजन करता है। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, इंटरफेज का परिभाषा बताओ करके कभी भी बोलेगा तो क्या बोलोगे? कि दो क्रमागत कोशिका विभाजन के मध्य में आने वाली जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। कैसे? मतलब देखो, मान लो एक कोशिका है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। मान लो ये एक कोशिका है, ये कोशिका क्या करेगा? अपना वृद्धि करता है, वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा मतलब कौन कौन सा फेज आएगा? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद ये कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 2 भागों में, तब आए ना M फेज। अब इसके बाद फिर वही करेगा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, तब जाकर के इससे कितना कोशिका बनेगा? फिर से 2। तो ध्यान से देखो, इंटरफेज ये है, इसके बाद ये क्या अवस्था है? ये ध्यान देना, ये वृद्धि करेगा फिर विभाजन करेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ। ये मान लो एक कोशिका है, कोशिका अपना साइज में क्या किया? वृद्धि किया। वृद्धि करने के बाद क्या हो गया? 2 भागों में ऐसे फिर से डिवाइड हो गया। अब ये क्या करेगा? फिर से वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि। उसके बाद कितने भागों में फिर से डिवाइड हो जाएगा? 2 भागों में। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 भागों में फिर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये कौन सा प्रवस्था है? M फेज वाला है। ये वाला कौन सा प्रवस्था है? M फेज वाला है। ये कौन सा प्रवस्था का है? इंटरफेज। ये कौन सा है? इंटरफेज। तो इंटरफेज का परिभाषा दो करके बोलेगा तो 2 क्रमागत M प्रवस्था आ रहा है, 2 ठो। इसके बीच का जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेज बोलते हैं। तो घुमाकर कई बार क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से पूछ देता है। अच्छा, इंटरफेज में मुख्यतः ध्यान से देखना कितना अवस्था आता है तुम्हारा? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसके बारे में पढ़े थे ना, कौन कौन सा अवस्था? G1 फेज, S फेज और G2, तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तीनों को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या चलता है? स्लो डाउन चलता है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? G1 फेज, उसके बाद कौन? S फेज, उसके बाद G2 फेज। अच्छा, सबसे लंबी प्रवस्था M फेज में कौन सा है? प्रोफेज, ठीक है ना। और सबसे छोटी प्रवस्था कौन सा है? एनाफेज। कौन सा है? एनाफेज। ये वाला जो रहता है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंट्रोल में रहता है, और ये केवल इंटरनल कंट्रोल, और ये भी इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग अमाउंट ऑफ डीएनए का बात किए थे। इसमें क्या होता है? चलो बताओ। 2C होता है। इसमें क्या हो जाता है? 4C। इसमें भी क्या रहता है? 4C। और इसमें फिर क्या हो जाता है? 2C। याद आया कि नहीं? अच्छा, यदि इस अवस्था में मैं मान लो G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था, इस अवस्था में क्रोमेटिन अवस्था में पाया जाता है डीएनए। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? क्रोमेटिन। और इस अवस्था में कौन से रूप में पाया जाता है? क्रोमोसोम। अच्छे से क्रोमोसोम कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? बोलो मैं, मेटाफेज में, ठीक है ना। कभी भी आएगा साइज का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन और नंबर का अध्ययन कौन से अवस्था में करते हैं करके, साइज, मॉर्फोलॉजी और नंबर, तो क्या टिक करोगे? मेटाफेज। क्या टिक करना है? मेटाफेज। और कभी भी शेप आ गया, आकृति, ठीक है ना, शेप आ गया तो टिक करोगे किसको? एनाफेज को, ठीक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन 4 से 5 बार नेट में रिपीट हो चुका है। क्लियर है कि साइज, मॉर्फोलॉजी और नंबर का अध्ययन करते हैं किसमें? मेटाफेज में। और शेप का अध्ययन करते हैं किसमें? एनाफेज में, ठीक है, भूलना नहीं ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद हम लोग सब अवस्थाओं के बारे में बात किए थे। सबसे पहला अवस्था कौन सा पढ़े थे? G1 अवस्था। G1 अवस्था के बारे में क्या पढ़े थे? कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है? ग्रोथ होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चलता है, ठीक है। जितने भी कोशिकांग हैं उनका क्या होता है? संश्लेषण होता है। इस अवस्था में पढ़े थे, G1 अवस्था में। अच्छा, उसके बाद S अवस्था में डीएनए का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है। 3 चीज़ का होता है, इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग कौन सा अवस्था पढ़े थे? G2 अवस्था। G2 अवस्था के बारे में क्या पढ़े थे? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इस अवस्था में भी चलते रहता है। अच्छा, उसके अलावा क्या बोला था? यहाँ पास किसका निर्माण होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। यहाँ तक याद आया? कभी भी S फेज का परिभाषा बोलेगा तो क्या बोलोगे? G1 और G2 के मध्य में आता है। G1 कहाँ आता है? M फेज और S फेज के मध्य में। और कभी भी G2 पूछ दिए तो M फेज और S फेज के मध्य में। इसको बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, इसको डीएनए सिंथेसिस फेज, और इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। यहाँ तक याद था? मैं क्या बोला था? G1 फेज के बाद एक सेल के पास कितना ऑप्शन रहता है? 3 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि ये इसी अवस्था में, ध्यान समझना, इस अवस्था के बाद कौन से फेज में जाए?
एस अवस्था में जाए, G1 फेज के बाद कौन सा अवस्था में जाए, एस फेज में जाए। दूसरा ये कहानी हो सकता है कि वो क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, क्या हो जाए, परमानेंट। और तीसरा ऑप्शन क्या बोला था कि वो कौन से अवस्था में चला जाए, G0 फेज में। ऐसा कौन कौन करता है बोला हूँ मैं, हार्ट सेल और कौन सा सेल, न्यूरॉन। क्या बोला था, न्यूरॉन, हार्ट और न्यूरॉन, ठीक है ना। ये मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिव, उपापचयी रूप से सक्रिय होते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन करते नहीं है। इस फेज को शांत प्रवस्था भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शांत प्रवस्था, क्यूसेंट फेज। क्लियर है ना, QUISCENT, क्यूसेंट फेज। क्लियर है, ये होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत था इसमें, नहीं। ये कंप्लीट हो गया था सेल साइकिल के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल किसके बारे में, एम फेज के बारे में। इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोला जाता है, बहुत ड्रामा करता है, नाटकीय रूप से परिवर्तन होता है इसमें, मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा चेंजेस इसी में होता है, ठीक है। कितने घंटे में कंप्लीट होता है, ह्यूमन में 1 घंटे में। यहाँ तक क्लियर है। शुरुआत करेंगे आज हम लोग किसके बारे में, एम फेज के बारे में। और एम फेज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे मेनली आज, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन। क्या होता है समसूत्री विभाजन, चलो शुरू करें क्या। यहाँ तक पूरा याद आ गया, मैं लास्ट में पूछूंगा आज पूरा कंप्लीट कराने के बाद एक एक चीज़। नहीं बता पाओगे तो फिर प्रसाद मिलेगा आज, वैसे भी आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का प्रसाद मिलना ही चाहिए, बुध पूर्णिमा है ना, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको ना। मान लो ये कोई एक कोशिका है, क्लियर है। इस कोशिका के अंदर है हमारा क्या, केंद्रक है, क्या है, केंद्रक, ठीक है। अब केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये याद रखना, मैं ऐसे सिंगल दिखा रहा हूँ। अच्छा, केंद्रक के बीच में ध्यान से समझना, केंद्रक है तो केंद्रक के बीच बीच में ऐसे क्या रहता है, ऐसे केंद्रक छिद्र रहता है, न्यूक्लियर पोर रहता है, ठीक है, ऐसे, ये ठीक, केंद्रक। चलो शुरू करें, ठीक है। असल में सबसे पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, एम फेज के बारे में, ध्यान से समझना, एम फेज, ठीक है। और एम फेज में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो माइटोसिस के बारे में। मैं बेसिक बताऊंगा माइटोसिस और मियोसिस दोनों का, फिर उसके बाद प्रॉपर शुरू करेंगे किसको, माइटोसिस को। असल में माइटोसिस में होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। असल में हम लोग क्या पढ़े हैं कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या है, ये हमारा डीएनए है, क्या है, डीएनए। ये सेल है, उसके अंदर हमारा क्या है, ये डीएनए है। अब ये सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये जब अवस्था आता है, और इसी टाइम ये इसका जो डीएनए है, डीएनए भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया, डुप्लीकेशन हुआ। तो इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद ये वाला कहानी हो गया, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। ये जो रहता है सेल वो क्या हो जाता है, 2 भागों में से डिवाइड हो जाता है। और ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये ऐसा, ये पढ़े हो, ये बताया था ना मैं, ठीक है। कि ध्यान से समझना, क्या बोला था कि ये मान लो हमारा कोई एक कोशिका है, ठीक है ना। ये कोशिका का क्या हुआ, G1 फेज आया, एस फेज आया, और कौन सा फेज आया, G2 फेज आया। इसमें क्या हो गया, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, जितने भी कोशिकांग का डुप्लीकेशन हो गया। ये एक कोशिका, दूसरा कोशिका, किस प्रावस्था के बाद, एम फेज के बाद। अब मैं एम फेज को एक बार मैं बता रहा हूँ दैहिक कोशिका के लिए। दैहिक कोशिका मतलब जैसे हमारी गाल का कोशिका है, हाथ का कोशिका है, त्वचा का कोशिका है, ये सब। और एक होता है जनन कोशिका, जनन कोशिका जिसमें क्या होता है, जनन अंग है हमारे, तो जनन अंग में किसका निर्माण होता है, स्पर्मा और ओवा का, ठीक है ना। तो जननांगों में जो तुम्हारा कोशिका विभाजन चलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में किस किस प्रकार से आपका क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। अब मैं तुम लोगों को क्या बोला था, इसको हम लोग कैसे डिवाइड किए थे। G1 फेज में मान लो ये क्रोमेटिन है, इसको मैं क्या मानूँ, क्रोमोसोम मानूँ, तो कैसे दिखाई देगा, ऐसा सिंगल वाला दिखाई देगा, बोला था मैं, याद आया। और ये इसमें जब कौन से फेज में देखूँ, G2 फेज में, तो ये कैसे दिखाई देगा, क्रोमोसोम मेरे को ऐसे डबल वाला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, डबल वाला। जब मैं कोशिका विभाजन कर रहा हूँ तो बताओ डबल वाला रहेगा कि सिंगल वाला रहेगा, डबल वाला रहेगा। कौन सा वाला रहेगा, डबल वाला। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो दिमाग में ये छापो। चलो देखो, असल में होता क्या है, मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है। मनुष्य में टोटल कितना क्रोमोसोम है, 46। कितना है, 46।
तो 46 क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना। ये देखो ये ऐसे ही बिखरा हुआ है 1 2, असल में पहले क्रोमोसोम इस तरीके से, ध्यान देना ना, मैं बेसिक बता रहा हूँ, पूरा इस तरीके से ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसा बिखरा हुआ है। ये पूरी तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे संघनित होगा। क्या होगा, संघनित। और संघनित होने के बाद ध्यान से समझते जाना ना, संघनित हो जाएगा तब, ठीक, संघनित जब हो जाएगा तो क्या कहानी होगा, देखो संघनित होने के बाद ये किस तरीके से दिखाई देगा, ये एक, समझ आ रहा है ना, ऐसा। टोटल कितना बनेगा बताओ, 46, 23 जोड़ा मतलब 46, टोटल 46 ना, यहाँ तक क्लियर है। ऐसा इस तरीक़े से रहेगा, ऐसा बना हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन को, ठीक है ना, समसूत्री विभाजन को इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब बराबर तरीके से क्या होता है, विभाजित होता है। क्या होता है, देखो 46 क्रोमोसोम है, हाँ भैया 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम किस तरीके से डिवाइड होगा, ध्यान से समझना। ये 46 से 46 एक लाइन में लगेगा, ध्यान देना ना, ये ऐसा है, ध्यान देते रहो। ये है, ठीक, ये क्या होगा, 46 के 46 क्रोमोसोम ऐसे लाइन में लगेगा, ऐसे। मैं 3 ही ठोक दिखा रहा हूँ अभी, ऐसा क्लियर है। यहाँ पास क्या आएगा आपका, सेंट्रोसोम आएगा। कौन आएगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ट्यूबुलिन प्रोटीन की मदद से किसका निर्माण करेगा, ऐसे तरकु तंतु का, किसका निर्माण कर देगा। हाँ हाँ, नहीं वो होगा, अभी थोड़ा ध्यान देना, ये सब निकलेगा, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ ना, अभी तो पूरा क्लियर करना है, ठीक है, ध्यान देना। ये हटेगा, ये सब होगा, ठीक है, वो अलग कहानी। पहले तो देखो टोटल 46 क्रोमोसोम है, 46 के 46 क्रोमोसोम जमेंगे, और उसके बाद बीच से ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम है ना, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 से स्प्लिटिंग हो जाएगा, 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे एक ऐसे खींचेगा और एक ऐसे, इस तरीके से खींच देगा। खींचने के बाद क्या होगा, ध्यान देना है ना, ये टोटल कितने हैं, 46 ठोक है ना, कितना है 46, तो कितना कोशिका बनेगा हमारा, 2 ठोक कोशिका बनेगा। क्लियर है, कितना कोशिका बन जाएगा, 2 ठोक। अब एक ध्यान से समझना ना, ये ऐसा ऐसा, टोटल कितना ठोक बनेगा, ये 46, और ये कितना बनेगा, 46। तो ये कौन सा अवस्था जैसे आ गया, तो ध्यान देना। अच्छा ये नीला रंग वाला जो बनाया था ना, ऐसा ऐसा समझिए, ये वाला। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो देखो 46 था, कितना बना, 46 ही बना, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो 46 ठोक है ये टोटल कितना ठोक रहेगा, 46। अभी 46 है, 46 क्रोमोसोम बराबर कितना क्रोमेटिड है, और 92 क्रोमेटिड। 46 है ना, 46 दूनी 92, क्लियर है। 20 से स्प्लिट हुआ, 20 से स्प्लिट होगा। अब एक सिंगल क्रोमेटिड को, एक क्रोमेटिड को ही मैं क्या बोलता हूँ, एक क्रोमोसोम। क्या बोलता हूँ, एक क्रोमोसोम। समझ आया कि नहीं। एक क्रोमेटिड को क्या बोल दिया, अब एक क्रोमोसोम। तो ये कितना हो गया, ये भी कितना होगा, टोटल 46, और ये वाला भी कितना होगा, टोटल 46। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। यहाँ पास 2 ठोक को मिला करके एक बोल रहे हैं, यहाँ पास एक सिंगल को क्या बोल रहे हैं, एक क्रोमोसोम बोल रहे हैं। समझ आया कि नहीं, किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। चलो एक बार और देख लो भाई, समझ जाओ, आराम से समझो। देखो एक ऐसा है पूरा, देखो ध्यान से समझना ना, ये इस तरीके से है, ये ऐसे है, ठीक है। टोटल हाँ 23 जोड़ा होता है, तो कुल मिलाकर कितना होता है, 46। क्लियर है, तो ऐसा 46 टोकरा था, हाँ 23 जोड़ा बोला जाता है ना, जब 23 जोड़ा मतलब कितना है आपका, 46 गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र में कौन सा अवस्था में बोला हूँ मैं, अयम अवस्था में है, ऐसा अवस्था क्रॉस करके होगा। तो 46 गुणसूत्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये टोटल कितना ठोक रहेगा, 46 ठोक। समझ आया, मतलब तुम लोग 23 जोड़ा पढ़ते हो ना, उसका मीनिंग ये रहता है कि ये देखो, ये एक हुआ और ये दूसरा हुआ, ये ऐसा बना, एक हुआ, ले रे भैया तुम लोग को समझाते जाता हूँ मैं, ये हुआ, आजा भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है,
4 हो गया, नहीं समझाना ज़रूरी है तुम लोग को। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 7 जोड़ी है, तो टोटल कितना गुणसूत्र है? 14 ना। अब आया समझ? और 14 गुणसूत्र हैं तो टोटल कितना क्रोमेटिड है? 28। अब आया, क्लियर हुआ? नहीं आ रहा समझ? मनुष्य के में कितना जोड़ी बोलते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र मतलब कितना क्रोमेटिड? 92 क्रोमेटिड। कितना क्रोमेटिड? 92। अब आया समझ? क्लियर है? तो होता क्या है, जब कोशिका विभाजन होना रहता है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन होना रहता है तो क्या होता है, ये जो जैसे कि ये मटर का पौधा है, तो मटर के पौधे में जितना भी है ये सब, ये देखो, ये सब को मैं एक लाइन में ला दूंगा। देखो 1 मिनट रुको, ये सब ये ऐसे किया, मैं एक साथ एक लाइन में ला दिया। वैसे ही क्या करूँगा, ये वाला है, इसको भी मैं कर देता हूँ, छोटा कर दिया। ये देखो, इसको एक लाइन में ला दिया हूँ पूरा। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ला दिया तो टोटल कितना? 14 ठोक को ला दिया। अब ये नीला नीला को एक साइड कर दूंगा और सफ़ेद सफ़ेद को एक साइड कर दूंगा, तो 14 इधर, 14 इधर, ये टोटल मिला करके 14 है। यहाँ पास 2 ठोक को मिला करके एक बोलते हैं, और जब अलग हो जाएगा तो एक सिंगल, फिर एक ऐसा, फिर एक सिंगल, फिर एक ऐसा। समझ आ रहा है ना? तो ये भी 14 बनेगा ना, ये भी क्या बनेगा? 14, और ये भी कितना है? 14। अब आया समझ? तो देखो, जितना गुणसूत्र है उतना संतति कोशिकाओं में भी क्या है? गुणसूत्र की संख्या है। तो ये बेसिक है आपका किसका? ये किसका है? समसूत्री विभाजन का, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। बराबर तरीके से क्या करता है? ये विभाजित करता है। जितना, ध्यान से समझना, जितना पेरेंट्स में गुणसूत्र का संख्या है, ठीक है ना, उतना ही प्रोजेनी में यानी संतति में गुणसूत्र की क्या रहेगी? संख्या रहेगी। जितना पेरेंट्स में, पेरेंट्स क्रोमोसोम नंबर इक्वल, पेरेंट्स क्रोमोसोम इक्वल किससे रहेगा? प्रोजेनी क्रोमोसोम नंबर। क्लियर है ना? यदि 46 गुणसूत्र किस में है? पेरेंट्स में है, तो उसके संतति में भी कितना रहेगा? 46। क्लियर ना? कोशिका का लड़का होगा, मतलब 2 ठोक कोशिका ना, उसको संतति कोशिका बोलेंगे। हाँ, तो उसका बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है? अब ये किसका कहानी था? किसका कहानी था? माइटोसिस का। अब बात करता हूँ किसका? मियोसिस का। मियोसिस में क्या होता है? इसका कहानी थोड़ा सा अलग है। मियोसिस में क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि ध्यान दो, ये मेरा क्या है, ध्यान से समझना, कोशिका है। मैं आगे का फेज डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। टोटल कितना गुणसूत्र? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी बोला हूँ ना मैं। तो देखो 23 जोड़ी ना बनाकर हम लोग कितना बनाए? 7 जोड़ी बनाए, या 3 जोड़ी बनाते हैं, उतने में समझ आ जाएगा, ठीक है। 3 जोड़ी बना रहा हूँ मैं। 3 जोड़ी मतलब टोटल कितना? 6। एक, ध्यान देना, 1 मिनट रुको, ये ऐसा, चलो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ठीक, ये हुआ। 1 मिनट रुको, 3 जोड़ी बोला हूँ ना मैं, तो ये देखो, ये ऐसा है। अब इसमें पहले वाले में कोशिका विभाजन होता था। 2 प्रकार से कोशिका विभाजन बता रहा हूँ। एक बार बताया हूँ क्या? माइटोसिस बताया ना। अभी क्या बताऊँगा? मियोसिस। कैसे कैसे होता है देखो। माइटोसिस होता था तो क्या होता था? ये सब के सब एक साथ आते थे, ये ऐसे है। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा होता था। और ये प्रॉपर क्या होते थे? अलग अलग। तो क्या हो जाता था? ऊपर में ये नीला 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 वाला को पूरा अलग कर देता हूँ मैं। 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 ठोक अलग हो गया। और नीचे में ये वाला क्या हो जाएगा? 6 ठोक अलग हो जाएगा। तो जितना यहाँ पास गुणसूत्र था, टोटल कितना ठोक है? ये 6, मान लो 6 है। तो यहाँ पास भी कितना संतति बनता था? 6 गुणसूत्र। क्लियर है ना? 2 सेल बन जाता था। अब इसमें क्या अलग होता है कहानी, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है? पहले तो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। इसका गुण और इसका गुण लगभग बराबर होगा।
तो उनका क्या बनेगा, पहले जोड़ा बनता है। क्या बनता है, जोड़ा। और उसके बाद सबसे पहले तो ये जोड़े जो रहेंगे वो अलग अलग होंगे। ये जोड़े क्या होंगे, अलग अलग। पहले क्या होता था, इस वाले में क्या होता था, डायरेक्ट एक साथ एक लाइन में लग जाते थे। 46 का 46 गुणसूत्र एक साथ एक लाइन में लग जाता था, 20 से स्प्लिट होता था, ये कहानी था। लेकिन जब मियोसिस चलता है, क्या चलेगा, जब मियोसिस, तो मियोसिस जब चलेगा तो ये वाला जो है, ठीक है ना, समजात गुणसूत्र का पहले जोड़ा बनेगा, दो दो ठो, डबल मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डबल मेटाफेज प्लेट। सिंगल वाला रहता है इसको सिंगल मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डबल मेटाफेज। अब इसमें का कुछ जो जीन रहेगा वो इसके पास आएगा और इसमें का कुछ इसमें आएगा। ये दोनों क्रोमेटिड को आपस में क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। इसको और इसको दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। एक गुणसूत्र है उसके दोनों क्रोमेटिड हैं, ठीक है ना, एक गुणसूत्र के ये दोनों क्रोमेटिड है, और ये एक गुणसूत्र है इसके दोनों क्रोमेटिड है। तो इसका और इसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, जीन का विनिमय होता है। क्या होता है, जीन का विनिमय। इसका कुछ गुण इसके पास चला जाएगा, इसका गुण कुछ इसके पास आ जाएगा। एक तरीके से विभिन्नता उत्पन्न हो गया, यानी इस वाले का गुण इसमें आ गया, इस वाले का गुण इसमें आ गया, एक तरीके से विभिन्नता उत्पन्न हो गया। दूसरा विभिन्नता कैसे उत्पन्न होगा, ध्यान से समझना। अब ये अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग, क्या हो जाएंगे, अलग अलग। और अलग अलग होंगे तो स्वतंत्र रहता है, ये वाला इसके साथ जा सकता है, ये वाला इसका। जेनेटिक्स हम पढ़ोगे पूरा डिटेल, अभी बस नॉर्मल ही याद रखो। दो प्रकार से विभिन्नता उत्पन्न होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है, कि किस तरीके से अर्धसूत्रीय विभाजन में दो प्रकार से विभिन्नता उत्पन्न होता है। एक तो जीन विनिमय द्वारा होता है, एक स्वतंत्र अपव्यूहन द्वारा होता है। क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन। क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन। जेनेटिक्स से हम काम आएगा बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। दो तरीके से उत्पन्न होता है। अब ध्यान से समझना, इस वाले में क्या होगा, सबसे पहले तो ये अलग अलग हो गया, हाँ भैया अलग अलग हो गया, ठीक, ऐसा हो गया, ये अलग अलग हो गया। अब ध्यान देना, ये एक प्रॉपर एक कोशिका और ये प्रॉपर एक कोशिका, ऐसा समझो। अब ये एक कोशिका, ये फिर से ऐसा कितने भागों में डिवाइड हो सकता है, दो। ये कितने भागों में डिवाइड होगा, दो। अब देखो एक में ऐसे वाला रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ये वाइट और ये वाइट, तीन ठोक हो गया। अरे कैसे रहेगा, नीला नीला नीला, ये वाला बन जा सकता है। ये वाला में भी वैसे ही होगा, क्या, एक नीला वाइट वाइट वाइट, तीन ठोक का, अरे नीला नीला नीला। तो टोटल कितना संतति बन गया तुम्हारा, 4। और देखो यदि यहाँ पास टोटल कितना गुणसूत्र था, 6। कितना गुणसूत्र था, 6। तो यहाँ पास देखो, यहाँ जब गुणसूत्र बना है, ठीक है ना, तो जस्ट उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ, 3 हो गया। और इस वाले में देखो 6 था तो 6 ही था, 6 ही था। समझ आया कि नहीं। तो ये है, ध्यान से समझना, ये इक्वेशनल डिवीजन है और ये रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो बेसिक चीज़ जानना एकदम जरूरी है, तभी तो पढ़ोगे ना। और तुम लोग फिर यदि ये बेसिक ही नहीं जानो तो लफड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा करके आएगा, इसी में संख्या को पूछेगा कैसे कैसे आता है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ आते जाएगा। जब तक ऑप्शनल इसका नहीं बनाएंगे कुछ समझ नहीं आता है ना, ठीक है। तो जितना भी वीडियो जा रहा है यूट्यूब में तुमको मिलते जा रहा है, रिवीजन करना हर चीज़ को। नहीं करोगे तो तुम लोग जानो भाई, तुमको दिक्कत जाएगा, मेरे को तो नहीं जाएगा। मैं और रिवाइज़ नहीं कराऊंगा, इसी कारण रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को पूरा कंटेंट प्रॉपर मिले, ठीक है। जिस टीचर से हम लोग पूरा समझे रहते हैं ना, उसी का ही वीडियो रहता है, उसी से ही हम लोग देख लेते हैं पूरा, तो अच्छा खासा हो जाता है रिवीजन, ये कहानी रहता है, ठीक है। चल आगे बढ़ जाएँ। क्या ये समझ आ गया। तो माइटोसिस और मियोसिस का बेसिक क्या है ये तो जान डालें, यानी कि तुम लोग क्या जान डालें। सबसे पहले आप बात करेंगे किसका, माइटोसिस का। चलो शुरू कर दें, माइटोसिस, ठीक है। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो जनक कोशिका, जो कि जनक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या वो बराबर किसके होती है, संतति कोशिका में, संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या। मान लो जनक कोशिका में ड्रोसोफिला में यदि कितना है, 8 जोड़ी गुणसूत्र है। किसमें, ड्रोसोफिला में, जिसके बारे में पढ़ना है तुम्हारे में सिलेबस में है, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे ना। ड्रोसोफिला में कितना रहता है, 4 जोड़ी, मतलब टोटल 8 गुणसूत्र। तो इसमें भी कितना आएगा, 8। मान लो तुम्हारा मटर का पौधा है, उसमें कितना है, 7 जोड़ी। कितना,
7 जोड़ी, मतलब टोटल कितना गुणसूत्र, 14 गुणसूत्र। तो इसमें भी संतति की संख्या, संतति में गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, 14 गुणसूत्र। समझ आ रहा है कि नहीं, जितना इसमें है उतना ही इसमें रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये तीनों एग्जाम्पल ही है आपके में ज़्यादा, ठीक है। सब जेनेटिक्स में यूज़ होगा इन दोनों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊँ क्या, इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस में, ध्यान देना ना, माइटोसिस है एम फेज में पढ़ रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ जाऊँ, ये हो गया क्या, लिख लिए, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ध्यान से समझना, ये तो क्लियर हो गया क्या होता है इक्वेशनल डिवीज़न, किस तरीके से गुणसूत्र की संख्या रहता है। हम लोग क्या करते हैं, माइटोसिस जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। माइटोसिस को, ठीक है, कितने भागों में कन्वर्ट किया जाता है, 2 भागों में। एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन। और आप लोगों को बताया हूँ ये जो केंद्रक विभाजन होता है क्या होता है, एक प्रकार से सम विभाजन, जितना गुणसूत्र जनक में है उतना ही क्या होगा तुम्हारा संतति में होगा। और दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन कितने प्रकार से होता है, पादप में अलग और जंतु में अलग। पादप में कौन सा विधि द्वारा होता है, सेल प्लेट मेथड, कोशिका पट्ट विधि, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। और जंतु में कौन से विधि से होता है, जंतु में कौन सा विधि से होता है, खांच विधि, खांच विधि, जिसको बोलते हैं फरो मेथड। क्या बोलते हैं, फरो मेथड। पहले नाम याद रखना जरूरी है ना, धीरे धीरे करके नाम याद होते जाएगा। कैरियोकाइनेसिस कितने अवस्थाओं में, उप अवस्थाओं में डिवाइड है, 4। कितना, 4। सबसे पहले कौन सा फेज आता है, प्रोफेज। क्या आता है, प्रोफेज। उसके बाद कौन सा फेज, मेटाफेज। उसके बाद कौन सा फेज, एनाफेज। कौन सा, एनाफेज। उसके बाद कौन सा फेज, टेलोफेज। कौन सा फेज आएगा, टेलोफेज। क्लियर है। अच्छा इसको भी हम लोग अपने अध्ययन के हिसाब से अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक रहता है अर्ली प्रोफेज, शुरुआत में क्या होता है उसको अर्ली बोलोगे, और जो लेट से होगा उसको क्या बोलोगे, लेट प्रोफेज। क्या बोलोगे, लेट प्रोफेज। मतलब प्रोफेज के शुरुआत में क्या होगा, प्रोफेज के अंत में क्या होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि ये एकदम सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये क्या है, एकदम से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक मिनट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर है ना, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हम लोग इसको अपने अध्ययन के लिए अलग अलग किए, मतलब इस फेज का जो लास्ट वाला पॉइंट लिखाऊंगा वो इस फेज का शुरुआत वाला पॉइंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। इसका जो लास्ट होगा इसका क्या होगा, वो शुरुआत होगा। यहाँ तक समझ आ गया। शुरुआत करते हैं अब किससे, हम लोग प्रोफेज से। सबसे पहले बात करेंगे किसका, अब प्रोफेज। शुरू करें, यहाँ तक याद हो गया है सबको। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, प्रोफेज का। ठीक है, डायग्राम बना बना करके समझाते जाऊँगा और तुम लोग को भी समझते जाना है, और पेपर में कभी भी आएगा तो डायग्राम बनाना एकदम ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग क्या बना लेते हैं, ये हमारा एक कोशिका है और कोशिका के अंदर ये हमारा क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। केंद्रक में क्या उपस्थित रहता है आपका, केंद्रक छिद्र रहता है। क्या रहता है, केंद्रक छिद्र उपस्थित रहता है। ऐसा ऐसा न्यूक्लियर पोर है। अच्छा एक कोशिका के अंदर ध्यान से समझना, एक कोशिका है, ये कोशिका के अंदर क्या क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रह सकता है, ऐसे क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। और क्या हो सकता है, गोल्जी बॉडी वगैरह हो सकता है, ऐसे क्या रह सकता है, गोल्जी बॉडी हो सकता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। और क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे लगा हुआ रहता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रह सकता है। अच्छा इसके अलावा और क्या रह सकता है भाई, अंदर में क्या है, डीएनए है, जो कि क्या हो चुका है, डबल। क्या हो चुका है, जो कि डबल। एक मिनट रुको ना, ठीक है, जो कि क्या हो चुका है, ऐसे डबल हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहला ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है, सबसे पहले तो ये जो हमारा, ध्यान देना डायग्राम को थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमेटिन है, जो कि धागे के समान क्या हुआ है, फैला हुआ है। यहाँ पास क्या है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, क्या है, गोल्जी बॉडी। ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये क्या है तुम्हारा, केंद्रक झिल्ली है, चारों ओर क्या है ये, अभी केंद्रक झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर और क्या उपस्थित होते हैं, बीच में क्या उपस्थित होता है बोला था मैं तुम लोगों को, याद करो तो, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, केंद्रिका उपस्थित है। क्या उपस्थित है, केंद्रिका। पहले तो ये सब चीज़ है, क्लियर है ना। ये अब इसमें होता क्या है, ध्यान से समझते जाना। यहाँ तक क्लियर है सबको। सबसे पहला प्रोफेज का सबसे पहला कहानी, ये जो क्रोमेटिन है वो क्या होगा, संघनित होना प्रारंभ करेगा। संघनित होना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। मतलब ये धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होगा किसमें, क्रोमोसोम में। किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा, क्रोमोसोम में। सबसे पहला काम क्रोमेटिन संघनित होना क्या करता है, प्रारंभ करता है। यहाँ तक क्लियर है। किसी कोई दिक्कत है क्या। ये हमारा कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक किससे घिरा हुआ है, केंद्रक के अंदर क्या है तुम्हारा, केंद्रिका, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन शुरुआत किया किसका, संघनित होने का क्या कर लिया है, प्रारंभ कर लिया है। जैसे ही संघनित होना प्रारंभ करेगा, ठीक है, संघनित होना प्रारंभ किया, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो भी हमारे कोशिकांग रहेंगे वो क्या होते जाएंगे, गायब होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, गायब होते जाएंगे। एक मिनट रुकना ना। गुणसूत्र का देखो, सबसे पहले क्या आया है तुम्हारा, जीवन प्रवस्था हुआ होगा, एस प्रवस्था हुआ होगा, G2 प्रवस्था। G2 प्रवस्था के तुरंत बाद ऐसा लिखते जाते हैं, G2 प्रवस्था के बाद कैसे कैसे पॉइंट लिखने हैं बता रहा हूँ। G2 प्रवस्था के बाद एम फेज का पहला फेज, प्रोफेज शुरू होता है, शुरू होता है, ये पहले लिखना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखना, क्रोमेटिन संघनित होना क्या कर लेता है, प्रारंभ कर देता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ को हम लोग छोड़ रहे हैं, याद करो, सेंट्रियोल बनाए थे। सेंट्रियोल से क्या बना था, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कितना हो गया था, 2 ठोक, डबल किए थे, कौन से फेज में, एस फेज में। सेंट्रोसोम जो रहेगा पहले तो शुरुआत में ना एक ही जगह ऐसे रहता है, ये दोनों के दोनों ऐसे। जैसे ही प्रोफेज आता है तो ये जो तुम्हारा सेंट्रोसोम रहता है या सेंट्रियोल जो भी है, ठीक है ना, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो भी है, ठीक है, सेंट्रोसोम बोलते हैं, डबल को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ये विपरीत ध्रुवों में जाना क्या कर लेता है, प्रारंभ करता है। क्लियर है ना। सेंट्रोसोम कहाँ चला जाता है, विपरीत ध्रुवों में। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो कि कौन से प्रवस्था में डबल हुआ था, एस प्रवस्था में, एस फेज में डबल हुआ था, डबल हुआ था, डबल हुआ था। वो विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, ये नीचे और ये ऊपर, विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। ये हो गया, हाँ भैया चले गए। अब यहाँ पास एक चीज़ याद रखना है तुमको, ठीक है, यहाँ पास से क्वेश्चन बनता है। ये जो तुम्हारा सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के चारों ओर ट्यूबलिन प्रोटीन बनाया था, याद करो, कौन से फेज में बनाए थे, G2 फेज में। ट्यूबलिन प्रोटीन क्या होगा, ध्यान समझना, ट्यूबलिन प्रोटीन आएगा इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, और एस्टर के द्वारा, ठीक है ना, ट्यूबलिन प्रोटीन एस्टर के द्वारा, ठीक है ना, किसका निर्माण कर देता है, तर्कुतंतु का। किसका, तर्कुतंतु का। क्लियर है ना। तो चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, सेंट्रोसोम के चारों तरफ, सेंट्रोसोम के चारों तरफ। अच्छा, और ये केवल और केवल किस में होगा, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता, केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। क्लियर है ना। तो क्या लिखोगे, सेंट्रोसोम के चारों तरफ ट्यूबलिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन, प्रोटीन जलीकरण द्वारा, जलीकरण द्वारा एस्टर सहायता से किसका निर्माण करता है, तर्कुतंतु का। किसका, तर्कुतंतु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पिंडल फाइबर, निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर है। किसका निर्माण करता है, तर्कुतंतु का निर्माण करता है, स्पिंडल फाइबर का। चूंकि कितना ठोक बन रहा है, 2 ठोक, कितना ठोक बन रहा है, 2 ठोक।
तो इस कारण हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। एम्फी मतलब दो, एम्फीबिया पढ़े उभयचर, जो जल में भी रह सकता है और थल में। एम्फी वर्ड यूज होता है दो चीज़ के लिए, ठीक है, चूँकि एक और ये दो, तो कितना एस्टर, दो, तो एम्फीएस्ट्रल, चूँकि ये किस में हो रहा है, माइटोसिस में। तो प्लांट, तो कभी भी पूछेगा एनिमल में क्या होता है, तो फिर एनिमल में क्या होता है, ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, चलो बताओ, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। कई लोग मूवी याद कर रहे हैं, ले, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन बनता है, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस किस में पाया जाता है, प्लांट में कि एनिमल में? तो किस में पाया जाता है, केवल एनिमल में। किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ चलो भैया, तो अब यहाँ पास हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पास बताओ, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या, ठीक है, ये सब अर्ली प्रोफेज का कहानी है। किसका ये सब कहानी, अर्ली प्रोफेज, शुरुआती दौर में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में। अब लेट प्रोफेज में क्या क्या कहानी होता है, ठीक है, लेट प्रोफेज में क्या क्या कहानी होगा। चलो शुरू करते हैं भाई, लेट प्रोफेज में क्या कहानी होगा। देखो लेट प्रोफेज जैसे ही आएगा, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक, जैसे ही लेट प्रोफेज आएगा तो क्या होगा, ये आपका जितना भी कोशिकांग है, ठीक है ना, वो क्या होने लग जाएगा, गायब होने लग जाएगा। क्लियर है ना, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका क्या हो जाएंगे, गायब, क्या हो जाएंगे, गायब। क्लियर है ना। मैं एक चीज़ नहीं लिखा हूँ जो गायब नहीं हो रहा है। क्या चीज़ गायब नहीं हो रहा है, नोटिस करो, कौन सा चीज़ गायब नहीं हो रहा है, हाँ क्या गायब नहीं हो रहा है, क्या गायब नहीं हो रहा है मनीष, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या चीज़ गायब नहीं हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गायब नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना, सिली मिस्टेक होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाएगा तो सेल साइकिल चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, समझ आ रहा है ना। तो इस चीज़ को याद रखना कि कभी भी जब ये चलेगा कहानी लेट प्रोफेज वगैरह, तो कोशिकांग गायब होते हैं, अंत में ऐसे करके पढ़ोगे तो उसमें कौन सा कोशिकांग गायब नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, तो स्टार याद रखे रहना ना कि माइटोकॉन्ड्रिया गायब होता नहीं है, कॉन्ड्रिया गायब नहीं होता, ठीक है। ये सभी गायब होना शुरू कर दिए और अंत में क्या हो जाएगा, केंद्रक जो झिल्ली रहेगा, केंद्रक झिल्ली क्या हो जाता है, गायब। और केंद्रक झिल्ली जैसे ही गायब होगा, मतलब ये वाला जो झिल्ली है वो क्या हो जाएगा, मान लो जैसे ये गायब होगा, हाँ, ये पूरा, ये वाला पूरा भाग जो है ना, ये देखो ये गायब हो गया, तो ये जो हमारा गुणसूत्र है वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया, साइटोप्लाज्मा में गायब, जिससे क्रोमेटिन कहाँ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये पूरा कहानी हो गया किसका, आपका कौन सा फेज का, प्रोफेज का, किसका, प्रोफेज का। तो ध्यान से सुनना, प्रोफेज में क्या हुआ है, चलो इधर ध्यान दो। प्रोफेज के बारे में बताना पड़ेगा, तो कैसे बोलोगे, यह एम फेज का सबसे प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में सर्वप्रथम क्रोमेटिन संघनित होना प्रारंभ कर देता है। इसके पश्चात दोनों सेंट्रियोल जो कि एस फेज के दौरान क्या हुए थे, डबल हुए थे, विपरीत ध्रुवों में जाना शुरू कर देते हैं। वह इनके चारों ओर जैलीकरण प्रक्रिया द्वारा ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा एस्टर का निर्माण किया जाता है। इस कारण इसको एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस बोला जाता है। चूँकि प्लांट में नहीं होता, चूँकि प्लांट में नहीं होता, तो प्लांट का भी तो लिखना पड़ेगा ना, एनिमल सेल का लिख दिया मैं, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट में चूँकि एस्टर का निर्माण हो रहा है क्या, नहीं, तो इस कारण इसको बोलेंगे एन एस्ट्रल, एन एस्ट्रल माइटोसिस। एन जहाँ लग गया मतलब वो चीज़ क्या है, अपसेंट है, क्या है, अपसेंट है। तो इसमें क्या होता है, एन एस्ट्रल माइटोसिस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आता था। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज जब कहानी आएगा तो जितने भी कोशिकांग है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। अपवाद के रूप में क्या है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल साइकिल को लगातार क्या चाहिए, एनर्जी। और सबसे अंत में कौन गायब हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। और क्रोमेटिन जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्रोमोसोम में, वो कहाँ आ जाता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है। याद हो गया ये,
क्लियर है ये कहानी, समझ आ गया कि नहीं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे किसके बारे में, आप मेटाफेज के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं आप किसका, मेटाफेज का। प्रोफेज के बाद अब हमारा कहानी है किसका, मेटाफेज का। चलो मेटाफेज का शुरुआत क्या लिखोगे, चलो बताओ, सबसे शुरुआत पॉइंट क्या लिखोगे, जो इसका लास्ट पॉइंट था, क्या लिखोगे। केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है पूर्णतः, अभी आधा आधा गायब हुआ था, अब इसमें क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब, तो पूर्णतः गायब हो जाती है, पूर्णतः गायब हो जाती है। उसके बाद वह क्रोमेटिन पूरी तरह से संघनित होकर, पूरी तरीके से संघनित होकर क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। क्लियर है ना, क्रोमोसोम में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रूपांतरित। मतलब अभी क्या कहानी है कि ये मान लो मेरा ये क्या है, सेल है, ध्यान से समझना, एक मिनट रुको यार। जी ये हमारा मान लो सेल है, तो अब क्या हो गया है, ये जो तुम्हारा क्रोमेटिन वगैरह आया था, ध्यान देना ना, यहाँ जो भी क्रोमोसोम वगैरह ये सब आया था वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया था किसमें, क्रोमोसोम में। और टोटल कितना, मनुष्य में मान लो बोल रहा हूँ, तो टोटल कितना क्रोमोसोम है, 46। तो 46 का 46 क्रोमोसोम आ गया है ना, ये देखो, ये 46 का 46 क्रोमोसोम ऐसा है, ऐसा समझ आ रहा है ना, ये बिखरा हुआ है किसमें, कोशिका द्रव्य में। यहाँ तक क्लियर है ना, ऐसा इस तरीके से बिखरा हुआ है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा यहाँ पास क्या बना है, मैं बोला हूँ मैं तुम लोगों को, तर्कुतंतु, ये सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम किसका निर्माण कर रहा है, तर्कुतंतु का। सॉरी ठीक है, ये ऐसा इसका निर्माण कर रहा है, ये तर्कुतंतु का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये शुरुआती अवस्था किसका, मेटाफेज का। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, मैं जब एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखूं, मैं तुम लोग को बताया भी था, ध्यान से समझना ना। अब यहाँ पास ठीक है, पूरी तरीके से संघनित हो गया है, मतलब ध्यान से समझना। और ये जो अवस्था है ना, इसको हम लोग आसानी से, इस अवस्था को हम आसानी से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं, ये अवस्था याद रखना। और इसी अवस्था में क्या बोला था मैं तुमको, साइज का, नंबर का, और किसका, मॉर्फोलॉजी का, कि आकृति कैसा होता है गुणसूत्र का। ये जो पढ़ते हो ना तुम लोग, पूरा गुणसूत्र का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पास कोई सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसमें क्रोमेटिड होता है, किसमें अध्ययन किया जाता है, इसी अवस्था में। कौन सा अवस्था में, मेटाफेज में। मॉर्फोलॉजी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। पॉइंट याद रखना, यहाँ तक क्लियर है। साइज का अध्ययन, नंबर का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन। सबसे ज़्यादा संघनित होता है ना, पूरी तरीके से संघनित होने वाला फॉर्म कौन सा है, मेटाफेज। कौन सा, मेटाफेज। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, जैसे कि ये मान लो हमारा क्या है, गुणसूत्र है। अब गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र में मैं क्या बोला हूँ तुम लोगों को, एक मिनट रुकना, ठीक, ध्यान दो। ये हमारा गुणसूत्र है, तो उसका ये एक सिंगल क्रोमेटिड है, ठीक है ना, और ये इसका दूसरा क्रोमेटिड है, ध्यान से समझना, ठीक है। बीच वाले भाग को मैं क्या बोलता हूँ, बोला हूँ मैं, चलो बताओ, उस दिन बताया था, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। यहाँ तक क्लियर है, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। लिख देता हूँ भाई, ये सेंट्रोमियर। यहाँ तक समझ आया। अच्छा उसके बाद मैं क्या बोला हूँ, ये क्या है, एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड। इसमें कितना भुजा है टोटल, 4। कितना भुजा है, 4, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक क्रोमोसोम है जिसमें कितना क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है। कितना है, 2 क्रोमेटिड। यहाँ तक समझ आया। अरे दोनों क्रोमेटिड को आपस में क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यदि मैं इसको एकदम स्पेशलाइज्ड करूँ, ध्यान से समझना, असल में क्या हुआ रहता है, ऐसे पहले सिंगल रहा होगा, ध्यान दो, पहले एक ठोक ऐसा वाला था, ठीक है ना, फिर क्या हुआ है, एस फेज आया तो उसमें एक और ठोक आया इधर से। क्लियर है। और इसी का फोटोकॉपी बना है वो। यदि इसमें जीन क्या है, कैपिटल टी, तो यहाँ पास क्या होगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी ही होगा ना,
समझ आ रहा है। यदि यहाँ पास स्मॉल, ध्यान देना, स्मॉल आर है तो यहाँ पास भी क्या होगा, स्मॉल आर। यहाँ तक क्लियर है। पहला चीज़ तो ये जानना है ना कि यहाँ पास जो है तो दोनों क्या है, ध्यान देना ना, तो ये तो एक ही क्रोमोसोम है ना एक। अब इसके बाद कई लोग क्या करते हैं, देखो ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ऐसा। ध्यान देना, ये देखो यहाँ पास कैपिटल टी है, मतलब यहाँ पास भी क्या होगा, कैपिटल टी। यहाँ पास यदि कैपिटल आर है तो यहाँ पास भी क्या होगा, कैपिटल आर। अब यहाँ पास क्या होगा, यदि स्मॉल टी है तो यहाँ पास भी क्या होगा, स्मॉल टी। और यहाँ पास स्मॉल आर है तो यहाँ पास भी क्या होगा, स्मॉल आर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो समजात गुणसूत्र ध्यान से समझना, ठीक है ना। समजात गुणसूत्र का जोड़ा इस तरीके से बनता है। इसके बारे में पूरा जब जेनेटिक्स से चलेगा ना तो उसमें बताऊंगा तुम लोगों को। असल में होता क्या है कि ये वाला जो भुजा है ये इसके साथ और इधर का इधर, तो स्मॉल आर इधर आ जाएगा, कैपिटल आर इधर आ जाएगा। कब, मियोसिस में। इसमें मियोसिस में। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस, तो इसके बारे में ज़्यादा दिक्कत है, टेंशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर में 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और यही जो काइनेटोकोर है ना, तो यहाँ पास ये जो निकल रहे हैं नहीं, तो ये यहाँ पास आकर के जुड़ेगा, किससे, काइनेटोकोर से। इसका 3D दिखाऊंगा कुछ देर में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये क्या है, काइनेटोकोर, मतलब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, और 2 क्रोमेटिड है और कितना काइनेटोकोर है, 2 काइनेटोकोर। कितना, 2 काइनेटोकोर। पहला क्वेश्चन। अब देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। मनुष्य है, उसमें टोटल कितना गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र, मतलब कितना क्रोमेटिड, 92 क्रोमेटिड। कितना, 92 क्रोमेटिड। तो काइनेटोकोर कितना होगा, 92 ना, कितना, 92। एक क्रोमोसोम में 2 है ना, तो टोटल कितना काइनेटोकोर, 92। समझ आया कि नहीं। चलो मटर में बताओ तो 14 क्रोमोसोम है, तो 14 दूनी 28, तो काइनेटोकोर भी कितना, 28। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है ये कहानी। तो असल में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर, ये मॉर्फोलॉजी का ही अध्ययन करवा रहा हूँ तुम लोगों को। काइनेटोकोर रहता है, ये जो काइनेटोकोर रहता है, इसी काइनेटोकोर से आकर के कौन जुड़ता है, आपका स्पिंडल फाइबर। कौन आकर के जुड़ेगा, स्पिंडल फाइबर। किसी कुछ दिक्कत है क्या इतने में, नहीं ना, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक। चलो भाई, तो ये तो जान डालें। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, इस अवस्था में अब होता क्या है, ठीक है। ये देख लेना, ये सब, ये जितने भी तुम्हारे गुणसूत्र रहते हैं वो इक्वेटोरियल पर आते हैं। इक्वेटोरियल पर मतलब मध्य में आते हैं, और मध्य में एक रेखा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित। ध्यान से समझना, यहाँ तक तो समझ आ गया है। ये सब का अध्ययन करते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, तर्कु तंतु की सहायता से, पॉइंट लिख देता हूँ मैं चौथा, तर्कु तंतु की सहायता से, स्पिंडल फाइबर की सहायता से क्रोमोसोम, ठीक है ना, इक्वेटोरियल मतलब मध्य में, मध्य रेखा में, कोशिका के मध्य रेखा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। कोई जोड़ा वाला बनाते नहीं है ना, ये 23 जोड़ी गुणसूत्र, तो जोड़ा बनाकर नहीं, 46 गुणसूत्र एक लाइन में लग जाएंगे, 46 के 46। क्लियर है ना। मतलब ये कहानी रहेगा कि ये मान लो, ये मेरा ध्यान देना, ये मान लो हमारा क्या है, कोशिका है, तो कोशिका में ये जो गुणसूत्र है, ठीक है ना, कोशिका में जो हमारा क्या है, गुणसूत्र है, ये इस तरीक़े से लाइन से लग जाएगा ऐसा, ठीक है ना, लाइन से लग गया। टोटल 23 जोड़ा है मान लो। और ये क्या बना लेंगे, ध्यान देना, और ये क्या बना लेंगे बताओ, मेटाफेजिक प्लेट। क्या बना लेंगे, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। चलो देखो, ये क्या बना लिए, मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं। क्लियर है, व्यवस्थित हो जाते हैं। और किसका निर्माण करता है, मेटाफेज प्लेट का, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, मेटाफेज प्लेट का निर्माण ना 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो होता है सिमेट्रिक स्पिंडल और एक होता है एसिमेट्रिक स्पिंडल, ठीक है ना। ध्यान से देखना, असल में क्या होता है, ये तो हम जंतु कोशिका में बात कर रहे हैं। जंतु कोशिका में वैक्यूल होता है क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका में बीच में क्या रहता है, बड़ा सा वैक्यूल रहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पास ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या किया, ध्यान देना, सेंट्रोसोम क्या किया, इधर से ये तर्कु तंतु ये आ गया है, काइनेटोकोर से क्या हो गया है, जुड़ा हुआ है रे, देख ऐसे आकर के जुड़ गया और इसको जमा दिया है लाइन से। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, ठीक है।
असल में जब हम लोग बात करते हैं किसका, ध्यान से समझो, हम लोग बात किसका करते हैं, जब पादप कोशिका में, ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, ऐसा वैक्यूल हो जाता है बीच में, तो बीच में ये आकर के जम पाएगा क्या, नहीं, तो आइट साइड में जमेगा। ध्यान देना ना, ये पादप कोशिका में, ध्यान देना, पादप कोशिका का अधिकांश हिस्सा एक बड़ा सा क्या खाया दे रहता है, ऐसे वैक्यूल खाया रहता है। तो गुणसूत्र जो रहेंगे, जितने भी गुणसूत्र ऐसे बीच में आ पाएंगे क्या, नहीं, वो कहाँ रहेंगे, देखो ऐसे नीचे साइड आ जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, गुणसूत्र कहाँ आएंगे, ऐसे नीचे साइड ऐसे रहेंगे। तो इस स्थिति में ध्यान देना, यहाँ पास ध्यान देना ना, यहाँ पास तो सेंट्रोसोम होता है क्या, नहीं, सेंट्रोसोम वाला कहानी, एक मिनट यार, ठीक है, एक मिनट रुको, सेंट्रोसोम आता है क्या इसमें, ऐसा नहीं, यहाँ पास यहीं से ही क्या बोलते हैं, तर्कुतंतु का निर्माण होता है। तर्कुतंतु आ गया, जैसे कि ये आ गया, तर्कुतंतु बाहर से आता है, किस कारण कहाँ से आता है बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, किसके द्वारा निर्माण होता है। तो देखो नीचे साइड आ रहा है, अब यहाँ पास जब कोशिका बनता तो दो बराबर भागों में मस्त डिवाइड होता, लेकिन यहाँ पास देखो एक कोशिका क्या होगा, बड़ा, और एक कोशिका क्या होगा, छोटा। तो ऐसा वाला जो कहानी चलता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक स्पिंडल। क्या बोलते हैं इसको, एसिमेट्रिक स्पिंडल, असममित रूप से तर्कुतंतु का आना, और इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, सममित रूप से, किससे, सममित रूप से। तो ये होता है किसमें, जंतु में, और ये किसमें होता है, पादप में। और पादप में भी कब कहानी ये चलता है, जब किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, किसका, परागकण का, परागकण निर्माण के दौरान कहानी चलता है ये सब। यहाँ तक क्लियर है, बस इतना याद रखें, एक सम्मित होता है और एक असम्मित, असम्मित पादप में होता है, बस बात खत्म। किसके कारण होता है, वैक्यूल के कारण होता है, ड्यू टू वैक्यूल। यहाँ तक क्लियर है, ऑप्शनल आएगा, ऐसे पेपर में आता जाता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, और ये भी क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, एक सम्मित होता है और एक क्या होता है, असम्मित। डायग्राम देकर शो किया जाए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। तो मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो चुका है, मेटाफेज प्लेट का क्या हो गया है, अब निर्माण हो गया, और तर्कुतंतु आकर के किससे जुड़ गया है, यहाँ पास काइनेटोकोर से, किससे आकर के जुड़ा है, काइनेटोकोर से। अच्छा, तो स्पिंडल फाइबर का भी संख्या बताओ, तो चलो, मनुष्य में तो लोग बता रहे थे ना, संख्या बता रहे थे, कैसे कैसे बताए थे, मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम कितना, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, मतलब कितना क्रोमेटिड, चलो बताओ, 92 क्रोमेटिड। काइनेटोकोर भी कितना है, 92 काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर कितना आएगा, तो 92 आएगा ना, 92 स्पिंडल फाइबर। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, अरे इधर एक जुड़ेगा, इधर एक जुड़ेगा, ऐसा करके चलेगा। तो ये कहानी यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। तो इस तरीक़े से आपका किसका निर्माण हो गया, मेटाफेज प्लेट का। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, ये तर्कुतंतु ऊपर का ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, नीचे वाला नीचे का, अरे बीच से क्या होगा, स्प्लिट होना शुरू होगा। क्या होगा, स्प्लिट, ऐसे जुड़ा हुआ है तो ऐसे अलग होगा, सेंट्रोमियर से क्या होगा, विलगाव होगा। क्या होगा, विलगाव। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या, देख लो भाई पूरा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तभी शुरुआत करूँगा मैं किसका, तुम्हारा एनाफेज का। चलो शुरू करूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा अवस्था है अब, एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या कहानी चलेगा, ध्यान से समझना। ये हमारा फिर से वही कोशिका है, कोशिका में क्या हो गया है, ध्यान देना, कोशिका में ये हमारा ये ऐसा, ठीक है, मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ भाई, ये ऐसा इस तरीके से हो गया है। ये गुणसूत्र जमा हुआ है, यहाँ पास क्या है, ये हमारा काइनेटोकोर है। क्या है, काइनेटोकोर है। ये हमारा क्या है, यहाँ पास सेंट्रोसोम है। क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से क्या निकला हुआ है, चलो बताओ, सेंट्रोसोम से यहाँ पास क्या निकला हुआ है, बताओ, तर्कुतंतु। क्या निकला है, तर्कुतंतु। ये तर्कुतंतु है ऐसा, इधर इधर भी क्या आ गया है, तर्कुतंतु। ये क्या है, ऐसा तर्कुतंतु। अब यहाँ पास क्या होता है, सबसे पहला गुणसूत्र। गुणसूत्र अपनी लंबाई में क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, लंबाई में स्प्लिट हो जाता है। ये ज़्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, स्प्लिट हो जाता है, विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विभक्त, स्प्लिट, SPLIT हो जाते हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, जब इसको मैं ऐसे बीच से खींचूंगा तो देखो
ये बीच वाला जो भाग है, केंद्र वाला भाग ऐसे ऊपर जाएगा और भुजा किधर रहेगा, मध्य की ओर रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि ये है ना, ऐसे ऐसे जाएगा ना ये, तो देखो ये वाला भाग ऊपर जा रहा है तो ऐसे बनेगा, और ये दोनों भुजा कहाँ रहेगा, केंद्र की ओर, और ये वाला भाग जो रहेगा वो किधर रहेगा, आगे की ओर। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ध्यान दो। गुणसूत्र अपनी लंबाई में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना, प्रत्येक क्रोमेटिड को अब स्वतंत्र गुणसूत्र माना जाता है, यहाँ पास देखो ऐसा टोटल कितना ठोकर है, 46 गुणसूत्र, और कितना क्रोमेटिड है बोलते थे इसमें, 92 क्रोमेटिड। लेकिन जैसे ही ये क्या हो गया, अलग हो गया, 46 ठोक है, मान लो ये ऐसा 3 ही ठोक बनाया हूँ, टोटल कितना है 46, तो 46 ऊपर और 46 नीचे। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, 46 क्रोमेटिड ऊपर और 46 क्रोमेटिड नीचे, ऐसा हुआ। तो ये 46 क्रोमेटिड को ही अब क्या बोल दूंगा डायरेक्ट में, 46 गुणसूत्र। मतलब क्या हो रहा है अभी, एक क्रोमेटिड बराबर एक गुणसूत्र, एक क्रोमेटिड बराबर क्या हो गया, एक गुणसूत्र। और यहाँ पास क्या था, 2 क्रोमेटिड बराबर एक गुणसूत्र था, यहाँ पास ना बराबर एक गुणसूत्र। कौन सा अवस्था में था ये कहानी, अभी मेटाफेज तक। कौन सा फेज तक, मेटाफेज तक। लेकिन जैसे कौन सा फेज आ गया, एनाफेज। कौन सा फेज आया, एनाफेज। तो 46 क्रोमेटिड बराबर क्या हो गया, 46 गुणसूत्र। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? प्रत्येक क्रोमेटिड अब स्वतंत्र गुणसूत्र माना जाता है। हर एक क्रोमेटिड को क्या बोल सकते हैं, गुणसूत्र बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अपनी लंबाई में विभक्त हो गया, प्रत्येक गुणसूत्र को क्या बोल दिया जा रहा है, अभी क्रोमेटिड बोल दिया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा, ये एक अलग ध्रुव की ओर जाएगा और ये एक अलग ध्रुव की ओर जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर जाने लगते हैं। तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर। विपरीत ध्रुव की ओर क्या हो जाते हैं, जाने लगते हैं। क्लियर है ना? और जब ये जाएंगे, ठीक है ना, तो इनकी भुजाएं किधर होंगी, केंद्र की ओर। ठीक है ना, भुजाएं किधर होती है भाई, केंद्र की ओर। भुजाएं किधर होंगी, केंद्र की ओर। ठीक है ना, जब ऐसे खींचूंगा तो भुजा किधर रहेगा इसका, ये दोनों भुजा है ना, ध्यान देना। जैसे कि ये वाला भाग ऐसे ऊपर से खिंचाया रहे रे, तो और एक वाला भाग क्या हो रहा है, ऐसे खिंचा रहा है नीचे से। समझ आ रहा है कि नहीं? ये एक ठोक कहाँ खिंचा रहा है, ऊपर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक भुजा को कौन से कलर से बनाया हूँ, नीला। ठीक है, एक मिनट रुको। जैसे एक भुजा है ये नीला कलर से बना है, और एक भुजा को मैं ये बना दिया हूँ ना, ये कलर बना दिया हूँ। तो ऐसा देखो, और ये ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे खींच रहा हूँ मैं उसको, ऐसे खिंचा रहा है, वो खिंचा रहे। तो देखो ये दोनों भुजा कहाँ हैं, पीछे ही हो जाएगा ना। ऐसे कोई चीज़ को बीच से, कोई देखो कोई चीज़ को मैं ऐसे बीच से बांधूंगा, कोई रस्सी है, ऐसा लंबा रस्सी है, क्या है, रस्सी है। रस्सी को ऐसे मैं बीच से किसी चीज़ से ऐसे खींचूंगा तो ये वाला भाग आगे आएगा और ये दोनों भुजा कहाँ रह जाएगा, पीछे ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही ये ऊपर से खींच रहा है इधर से, तो केंद्र की ओर क्या हो जाती है, दोनों भुजाएं। और सेंट्रोमियर किधर रहता है, परिधि की ओर। सेंट्रोमियर किधर रहता है, परिधि की ओर। हाँ, सेंट्रोमियर किधर आ गया आपका, परिधि की ओर। देख लेना, ये भुजाएं बस को याद रखना है, केंद्र की ओर रहता है। यहाँ तक क्लियर है? बीच की ओर, इधर सेंटर की ओर रहता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अच्छा, इसमें और क्या पॉइंट याद रखना है तुम लोगों को? इतना तो हो गया एनाफेज में। चौथा पॉइंट याद रखो कि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम की ना, किसका अध्ययन किया जाता है, शेप का अध्ययन किया जाता है। किसका, शेप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शेप का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और शेप का अध्ययन करते हैं, कितने प्रकार का आकृति बना सकता है जब ये विभाजित होते रहेगा, जाते रहेगा। तो देखो, सबसे पहले तो एक आकृति बना सकता है, ऐसे इस टाइप से आकृति बना सकता है। मान लो बीचों बीच सेंट्रोमियर है तो जी, ठीक है ना। और कैसे आकृति बना सकते हैं बताओ तो? ये ऐसा आकृति बना सकता है क्या, एल शेप में।
और कौन सा शेप में बना सकता है इसे, जे शेप में बना सकता है हल्का से, और एक कौन सा शेप में बनाता है, आई शेप में। कौन सा शेप में बनाता है, आई शेप में। यहाँ तक क्लियर है ना। टोटल कितना, ध्यान से समझना, देखो ऐसा है, मान लो तुम्हारा ये गुणसूत्र है ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसका सेंट्रोमियर यहाँ पास हो सकता है, किसी में सेंट्रोमियर क्या हो सकता है, ऐसे बीचों बीच में हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, किसी में थोड़ा सा ऐसे इतना हो सकता है। चलो मैं इसको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है ना। तो इसके मान लो बीचों बीच में सेंट्रोमियर है, तो ऐसे खींचूंगा तो ये वी शेप बनेगा। मान लो ये वाला तुम्हारा क्या है, गुणसूत्र है, इसमें क्या है, थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा आगे है, बीच से क्या है, थोड़ा सा, एक मिनट, बीच से थोड़ा सा आगे है, ये बीचों बीच है, बीच से थोड़ा सा आगे, तो कैसे खींचूंगा तो कौन सा शेप बनेगा, एल शेप बनेगा। क्या बनेगा, एल शेप। देखो एल शेप बन गया। कौन सा शेप बन गया, एल शेप। ये थोड़ा सा था, मान लो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा से भी थोड़ा और आगे, ऐसा कहानी है। तो कौन सा शेप बनेगा, जेड शेप। कौन सा शेप बनेगा, जेड शेप, ऐसा वाला, ठीक है। और मान लो एकदम बोलूँगा कि नहीं भैया कि एकदम ज़्यादा टिप में है, सेंट्रोमियर क्या है, बहुत ही ज़्यादा टिप में ही है, तो कौन सा शेप बन जाएगा, आई शेप। क्या बन जाएगा, आई शेप, ठीक है। तो ये उल्टा वी है, इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड एल शेप, इसको इन्वर्टेड जे शेप, और ये कौन सा शेप, आई शेप। अच्छा, आई शेप के बारे में याद रखना, आई शेप मनुष्य में पाया नहीं जाता, मनुष्य में क्या होता है, अनुपस्थित। तो मनुष्य में टोटल गुणसूत्र का कितना शेप हो सकता है, 3। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और इस अवस्था को देखो, सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, जब वी शेप रहता है उल्टा वी, इसको बोलते हैं क्या, मेटासेंट्रिक कि सब मेटासेंट्रिक, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। क्या बोलोगे, मेटासेंट्रिक। इसको क्या बोलोगे, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसको क्या बोलोगे, एक्रोसेंट्रिक। और सबसे लास्ट जो आई शेप बनता है इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अच्छा, याद रखना, बड़ी भुजा को पी बोलते हैं, बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, किससे शो करते हैं, पी से, और छोटी भुजा को किससे शो करते हैं, क्यू से। छोटी भुजा, बड़ी भुजा को पी से, छोटी भुजा को क्यू से। जब बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों का रेशियो क्या है, 1-1 है, दोनों बराबर है, तो P/Q अनुपात क्या आता है, 1। और उसके बाद ध्यान से देखना, बड़ी भुजा क्या होते जा रहा है, बड़ी भुजा का मान ध्यान देना, और जितना भी बाकी सबका P/Q का जो मान है वो क्या आता है, कम आता है, किससे, 1 से। बस इतना याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसका मान, बड़ी भुजा छोटी भुजा देख लेना इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट और क्लियर करा दूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। बस इतना याद, पी बड़ी भुजा क्यू छोटी भुजा, P/Q रेशियो निकाला जाता है। सब में सॉरी मेटासेंट्रिक के लिए क्या आता है, P/Q का मान 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। बस इतना ही याद रखना है। वैसे आना छोड़ दिया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये तो याद हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा कैसे कैसे रहता है। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मान लो मैं ऐसा करूं, ध्यान से समझना, कोई एक ऐसा केमिकल ला दूं, ध्यान दो इधर, कोई ऐसा केमिकल ला दूं जो कि इस स्पिंडल फाइबर को क्या कर दे, तोड़ दे, तो गुणसूत्र जो इधर बराबर और इधर बराबर जा रहा था वो क्या बराबर बराबर जा पाएगा, क्या नहीं, किसी एक कोशिका में ज़्यादा चला जाएगा, किसी एक में कम, ऐसा हो जाएगा ना। तो ऐसा काम कौन करता है, कोल्चिसिन नामक एक केमिकल होता है, क्या, कोल्चिसिन। तो याद रखना ना, स्पिंडल फाइबर को तोड़ता है कौन, कोल्चिसिन केमिकल, कोल्चिसिन केमिकल स्पिंडल फाइबर को क्या कर देता है, नष्ट, जिसके कारण स्पिंडल फाइबर को क्या कर देता है, नष्ट। इसके कारण पॉलीप्लॉइडी स्थिति उत्पन्न होता है, पॉलीप्लॉइडी स्थिति उत्पन्न होता है, पॉलीप्लॉइडी POLYPLOIDY, पॉलीप्लॉइडी स्थिति, मतलब कोई एक कोशिका में ज़्यादा गुणसूत्र और किसी एक में कम, ऐसा स्थिति निर्मित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। अब सबसे लास्ट हम लोग कौन सा फेज पढ़ेंगे, सबसे लास्ट फेज क्या पढ़ेंगे, चलो बताओ, टीलोफेज। क्या पढ़ेंगे, टीलोफेज। पूरा उल्टा है किसका, प्रोफेज का, किसका, प्रोफेज का,
ठीक है। प्रोफेज में जो जो हुआ था अब उसी को क्या करते जाना है, उल्टा करते जाना है। सबसे पहले ध्यान समझना, गुणसूत्र जो कि क्या हो गया था, एकदम संघनित हो गया था, वो क्या होना शुरू होगा, असंघनित, ठीक है ना। गुणसूत्र असंघनित होना प्रारंभ करते हैं, असंघनित होना प्रारंभ करते हैं, व क्रोमेटिन दिखाई देने लगता है। क्रोमेटिन क्या होता है, दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है। यहाँ तक क्लियर है, क्या दिखाई देने लग जाएगा, क्रोमेटिन। उसके बाद क्या होगा, चलो बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और क्या है, गोल्जी बॉडी है और केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगते हैं, पुनः दिखाई देने लगते हैं, क्लियर है। और सबसे लास्ट तीसरा क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है, क्लियर है। चलो, तो असल में हुआ क्या, ध्यान समझना, ये हमारा जो अलग अलग चला गया था ना कहानी में, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया था, ये इधर चला गया था, ऐसा है। तो ऐसा ही था, नॉर्मल कोशिका द्रव्य में ऐसा पूरा फैला हुआ था। तो जैसे ही क्या आया आपका टीलोफेज आएगा, क्या आएगा, टीलोफेज। जैसे ही टीलोफेज आएगा तो ये जो क्रोमेटिड है, ठीक है ना, ठीक है, वो क्रोमेटिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन में। किस में, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड या क्रोमोसोम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरीके से, ऐसा किस में कन्वर्ट हो गया है, क्रोमोसोम में। और इसके चारों ओर फिर से किसका निर्माण हो जाएगा, ऐसे केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ऐसे केंद्रक झिल्ली का। फिर से वही क्या आ जाएगा, चलो बताओ, फिर से यहाँ पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, गोल्जी बॉडी आ जाएगा, समझ आ रहा है ना, गोल्जी बॉडी वगैरह आ जाएगा, ये सभी फिर से दिखाई देने लग जाएंगे, क्लियर है। तो अब देखो, एक कोशिका है, उसके अंदर कितने केंद्रक उपस्थित हो गए हैं, 2, क्लियर है। अब क्या करना है, केंद्रक का तो विभाजन हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो उपस्थित कोशिका द्रव्य है उसको विभाजन करना है। किसको विभाजन करना है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को विभाजन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक स्वतंत्र एक कोशिका और ये एक स्वतंत्र एक कोशिका, इसमें एक केंद्रक और इसमें एक केंद्रक। तो कल जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट करेंगे किसको, कोशिका द्रव्य विभाजन का, और उसी के साथ कल शुरुआत करेंगे किसका, मियोसिस का। और चैप्टर का क्या हो जाएगा, अंड, ठीक है ना, पूरी तरीके से अंत हो जाएगा, एंडिंग आ जाएगा। और इससे पहले तुम लोगों को पूरा इसको याद करना है, ठीक है, कौन सी अवस्था में क्या होता है, पूरा आज कंप्लीट कर लेना। इसका भी क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, आज 30 भेजूंगा और कल फिर 30 भेजूंगा, 60 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक साथ भेज देंगे, क्लियर है, जितना भी। और वर्क शीट देंगे एक ठोक, उसमें ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स वाला कहानी रहेगा, उसको कंप्लीट कर लेना, क्लियर है। तो इतना करोगे तो आराम से बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत है ये, क्लियर है। तो एक बार कल रिवीजन करेंगे, एक बार चलो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, ध्यान से समझो। हम लोग शुरुआत किए थे किसका, एम फेज का। एम फेज जो रहता है, ध्यान देना, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं, सर्वाधिक नाटकीय अवस्था बोला जाता है। एम प्रवस्था में सबसे पहला प्रवस्था आता है आपका प्रोफेज, क्या आता है, प्रोफेज। प्रोफेज जो रहता है G2 अवस्था के पश्चात आने वाला प्रथम अवस्था रहता है। प्रोफेज को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमेटिन रहता है वो संघनित होना क्या करता है, प्रारंभ करता है। संघनित होकर प्रारंभ होकर के वो किसका निर्माण कर देता है, क्रोमोसोम का। लेकिन क्रोमोसोम अभी पूरी तरीके से बना हुआ नहीं रहता। इसके पश्चात क्या होता है, हमारा जो सेंट्रियोल होता है वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाता है और जलीकरण की प्रक्रिया द्वारा ट्यूबलिन प्रोटीन की सहायता से एस्टर द्वारा किसका निर्माण कर लेता है, स्पिंडल फाइबर का। मनुष्य में एम्फीएस्टर और जो पादप रहता है उसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता, इस कारण वो होता है एन एस्टर। इसके पश्चात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और केंद्रिका, ये तीनों क्या हो जाते हैं, गायब। माइटोकॉन्ड्रिया गायब नहीं होता। केंद्रिका, ध्यान समझना, केंद्रक झिल्ली जो रहता है वो अंत में क्या हो जाता है, गायब, लेट प्रोफेज में। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद, लेट प्रोफेज के बाद किसका शुरुआत होता है, किसका, मेटाफेज का। मेटाफेज का शुरुआत किससे होगा, केंद्रक झिल्ली के पूर्णतः गायब होने से, और क्रोमेटिन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, संघनित, और किसका रूप धारण कर लेता है, क्रोमोसोम का। इसके बाद मैं बताया था इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अवस्था को देख सकते हैं, अच्छी तरीके से संघनित रहता है। इस कारण इसका क्या करते हैं, साइज का, मॉर्फोलॉजी का और किसका, नंबर का क्या कर पाते हैं, अध्ययन करते हैं। तर्कु तंतु क्या करता है, जितना भी क्रोमोसोम जो कि कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं उसको क्या कर लेता है, एक जगह एक प्लेट के इक्विटोरियल पर ला करके क्या कर देता है, व्यवस्थित कर देता है। और किसका निर्माण करता है, मेटाफेज प्लेट का। किसका निर्माण करता है, मेटाफेज प्लेट का।
यहाँ तक क्लियर था। मैं क्या बोला था कि ये जो मेटाफेज प्लेट है वो दो प्रकार से बन सकता है, एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। असिमेट्रिक किसमें बनता है? प्लांट में। किसमें बनता है? प्लांट में। अच्छा, इसके बाद मैं ये बोला था कि काइनेटोकोर जो रहता है सेंट्रोमियर से लगा हुआ जो डिस्क का शेप रहता है उसमें आकर कौन जुड़ जाता है? तर्कतंतु। ये हो गया था कहानी किसका? मेटाफेज का। उसके बाद किसका बात किए थे? एनाफेज का। एनाफेज में क्या होता है बोला था मैं तुम लोगों को, ठीक है, तर्कतंतु क्या करेगा? खींचना शुरू कर देता है काइनेटोकोर द्वारा और स्प्लिट हो जाते हैं जो तुम्हारा क्रोमोसोम है वो, और प्रत्येक जो क्रोमेटिड है अब क्या कहलाने लग जाएगा? क्रोमोसोम। क्लियर है? डेटा भी दे दिया था कैसे कैसे होता है। 46 क्रोमोसोम है, अब वो 46 क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएंगे और वो 46 क्रोमेटिड ही क्या है? अब क्रोमोसोम है। ये सब हो जाता है एनाफेज में। एनाफेज में अध्ययन करते हैं किसका? शेप का। कितना शेप? टोटल 4। मनुष्य में कौन सा वाला नहीं पाया जाता? आई शेप, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं जिसको। वी शेप किसको बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। एल शेप किसको बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। और एक होता है क्या तुम्हारा? एक्रोसेंट्रिक। कौन सा शेप है वो? जे शेप। कौन सा शेप है? जे शेप। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा फेज पढ़े? टीलोफेज, जो कि किसका उल्टा है? जस्ट प्रोफेज का। किसका उल्टा है? प्रोफेज का। इसमें क्या होगा? क्रोमेटिन जो कि गुणसूत्र के रूप में था वो फिर से धागे रूप में आना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, केंद्रिका है, वो फिर से वापस दिखाई देने लग जाता है। फिर से पुनः किसका निर्माण होता है? केंद्रक झिल्ली का। अब एक कोशिका में 2 केंद्रक क्या है? बन चुके हैं। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? इसका कोशिका द्रव्य विभाजन। क्लियर है? तो इतना पूरा कंप्लीट करके आना, याद करके आना। कल इसको मैं पूछूंगा अच्छा खासा, सेल साइकिल को भी और इसको भी। उसके बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा और शुरुआत कर देंगे इसका म्योसिस का। 24-25 को एक टेस्ट है, उसके बाद 26 को भी एक टेस्ट है। 2 पार्ट में करवा दूंगा टेस्ट। ठीक है, म्योसिस में कल में कंप्लीट होने का चांस है वो वैसे। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा वाला फेज तो आराम से हो जाएगा, पहला वाला बस में लगेगा टाइम। ठीक है, कल भी वही सेम टाइमिंग रहेगा 6:30 से लेकर के 8। ठीक है, चलो भाई, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।